हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान विषय की इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मराठा छत्रपति शिवाजी के प्रारंभिक जीवन, उनकी सामरिक उपलब्धियों तथा उनकी शासन व्यवस्था के विषय में बताऊंगी। मराठा छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्थान मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति के उत्थान के अनेक कारण थे। इन कारणों में पहला और महत्वपूर्ण कारण था महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र का चूंकि यह पहाड़ों, जंगलों और अनुपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र था, इसलिए यहाँ के निवासी अत्यंत जुझारू व्यक्तित्व के थे। दूसरा मुख्य कारण यह था कि मराठे चूंकि पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, इसलिए वे छापामार युद्ध शैली में पूरी तरह से पारंगत थे। छापामार युद्ध शैली, जिसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है, इस युद्ध प्रणाली में शत्रु सेना के साथ आमने सामने की लड़ाई नहीं की जाती है, अपितु सैनिकों की छोटी टुकड़ी छिप करके अचानक तेजी से शत्रु सेना पर हमला करती है और हमला करने के बाद तेजी से वापस अपने गंतव्य की ओर मुड़ चली जाती है। मराठे चूंकि पहाड़ी क्षेत्र में थे, वे छापामार युद्ध शैली में पारंगत थे। अतः इन मराठों का साथ लेकर शिवाजी ने अपनी एक कुशल सेना का निर्माण किया था और इस कुशल सेना के द्वारा उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखने में इस सेना ने उनका पूरा सहयोग दिया। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति के उत्थान में तीसरा प्रमुख कारण था महाराष्ट्र में होने वाला धार्मिक आंदोलन। 16वीं 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में धार्मिक आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। इस आंदोलन ने महाराष्ट्र में एकनाथ, नामदेव, तुकाराम जैसे अनेक महान संतों को जन्म दिया। इन संतों ने अपने उपदेशों से मराठों को एकता के सूत्र में बांधने और उनमें देशभक्ति की भावना जगाने में पूरा सहयोग दिया। मराठा शक्ति के उत्थान में चौथा प्रमुख कारण था मुगल सम्राट औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति। मुगल सम्राट औरंगजेब जब 1658 ईस्वी में मुगल राजगद्दी पर बैठा, तो उसने पिछले मुगल सम्राट अकबर ने जो जजिया कर को बंद कर दिया था, उसको पुनः हिंदुओं पर लगा दिया और इसके अलावा हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। उसके इन कार्यों से मराठे असंतुष्ट हो गए और उन्होंने शिवाजी की छत्र छाया में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखने में सहयोग दिया। वस्तुतः शिवाजी ने परमाणु के कणों की तरह बिखरे हुए मराठों को अपने कुशल नेतृत्व तथा राष्ट्रीयता के संदेशों के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधा और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। आइए शिवाजी के विषय में उनका परिचय प्राप्त करते हैं। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना, जिसे वर्तमान में पुणे कहा जाता है, पूना के उत्तर में जुन्नर नगर के पास शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के जीवन और व्यक्तित्व पर उनकी माता जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। माता जीजाबाई के बाद शिवाजी के जीवन और व्यक्तित्व पर जिसका प्रभाव पड़ा था, वह थे शिवाजी के संरक्षक एवं गुरु दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव ने ही शिवाजी को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी, तो शिवाजी के हृदय में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी। इनके अतिरिक्त शिवाजी के जीवन और व्यक्तित्व पर आध्यात्मिक गुरु, उनके समर्थ गुरु रामदास का भी बहुत प्रभाव पड़ा था। माता जीजाबाई एवं दादाजी कोंडदेव के अतिरिक्त शिवाजी के जीवन और व्यक्तित्व पर उनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। राष्ट्र प्रेम की भावना एवं धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा शिवाजी को गुरु रामदास से ही मिली थी। 1640 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से उनके पिताजी शाहजी भोसले ने कर दिया और शिवाजी को पूना की जागीर दे दी। शिवाजी को पूना की जागीर देकर वे स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करने चले गए।
शिवाजी ने पूना के मावल क्षेत्र को अपनी प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया और वहाँ के बहादुर नवयुवकों को एकत्र करके अपनी सेना बनाई और एक के बाद दूसरे किले को जीतना आरंभ किया। 1644 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम तोरण का किला जीता। यह किला बीजापुर के अधीन था। शिवाजी ने इस किले को जीतकर अपार धन संपत्ति प्राप्त की और उस धन संपत्ति से तोरण के पूरब में 5 मील पूरब में रायगढ़ में एक नवीन किले की नींव रखी। इसके बाद 1648 में शिवाजी ने नीलोजी नीलकंठ, जो बीजापुर रियासत के मराठा सरदार थे, उनसे पुरंदर का किला जीत लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने एक अन्य मराठा सरदार जो बीजापुर रियासत के थे, चंद्रराव मोरे, उनसे जावली का किला जीत लिया। शिवाजी की इन सफलताओं से बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय भयभीत हो गया और उसने शिवाजी को पराजित करने के लिए अथवा उनका कत्ल करने के लिए अपने सेनापति अफजल खां को 1659 ईस्वी में शिवाजी के पास भेजा। अफजल खां ने शिवाजी से एकांत में मिलने का संदेश दिया और शिवाजी ने उसका संदेश स्वीकार कर लिया और प्रतापगढ़ दुर्ग के पास मिलने का स्थान नियत हुआ। शिवाजी जब अफजल खां से मिलने गए तो जैसे ही उन्होंने अफजल खां को गले लगाया, अफजल खां ने धोखे से उन पर तलवार का प्रहार कर दिया, लेकिन शिवाजी भी सतर्क थे। उन्होंने बगनखे से अफजल खां की गला दबाकर हत्या कर दी। अब बीजापुर के सेनापति अफजल खां की 1659 ईस्वी में हत्या करने के बाद शिवाजी ने कोंकण, पन्हाला एवं चाकन के किलों पर अधिकार करने के बाद 1660 ईस्वी में वापस अपने किले रायगढ़ में आ गए। जब इधर मुगल सम्राट औरंगजेब को शिवाजी की इन सफलताओं की खबर मिली तो उसने शिवाजी का दमन करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में दक्षिण की सूबेदारी सौंपी और उन्हें शिवाजी का दमन करने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया। शाइस्ता खां दक्षिण जाकर के बीजापुर के साथ मिलकर के शिवाजी के पूना, कोल्हापुर और चाकन, पन्हाला आदि कई किलों पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने फिर अप्रैल 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां के पूना के शिविर पर हमला किया और इस हमला में जो शाइस्ता खां पराजित हुआ और वह शिविर छोड़कर भाग गया और मराठों की विजय हुई। जब यह समाचार औरंगजेब को मिला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और शाइस्ता खां को वापस दिल्ली बुला लिया और दक्षिण की सूबेदारी अपने बेटे मुअज्जम को दिया, लेकिन मुअज्जम भी शिवाजी की सफलता को रोक नहीं पाया। शिवाजी ने 1664 ईस्वी में मुगलों की प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत पर आक्रमण किया और इसे लूट लिया। इस घटना के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने सेनापति आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए दक्षिण भेजा। जय सिंह ने दक्षिण में आकर बीजापुर के साथ मिलकर के शिवाजी के पुरंदर के किले को घेर लिया। शिवाजी अपने किले को बचाने में जब असमर्थ महसूस किए तो उन्होंने आमेर के राजा जय सिंह के साथ जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की। इस संधि में शिवाजी ने अपने 35 किले में से 23 किले मुगलों को दे दिया और 12 किले अपने पास रखा। मुगल सम्राट औरंगजेब की सेवा में अपने पुत्र संभाजी को भेजने की बात मान ली। इसके अलावा मुगल सेना द्वारा दक्षिण में सैन्य अभियान के दौरान शिवाजी ने सहायता देने की बात भी स्वीकार कर ली। इस संधि के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को फरमान एवं खिलहत की भेंट प्रदान की तथा जय सिंह ने शिवाजी को आगरा आने का निमंत्रण दिया। शिवाजी ने अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त करके मई 1666 ईस्वी में आगरा अपने पुत्र संभाजी के साथ गए। वहाँ पर मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में उन्हें उचित मान सम्मान नहीं मिला,
इससे शिवाजी रुष्ट हो गए और उन्होंने भरे दरबार में औरंगजेब को भला बुरा कह दिया। इससे औरंगजेब क्रोधित हो गया और शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर दिया। शिवाजी वहाँ अपने पुत्र संभाजी के साथ कैद हो गए, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए अगस्त 1666 ईस्वी में मिठाई की टोकरी में बैठ करके जयपुर भवन से फरार हो गए और सितंबर 1666 ईस्वी में अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। इसके बाद शिवाजी ने 1667 से लेकर के 1669 तक 3 वर्ष तक का अपना काल शांतिपूर्वक बिताया और इस काल का उपयोग उन्होंने अपने स्वराज के प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में किया। फिर 1670 ईस्वी में उन्होंने पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए उन्होंने मुगलों को जो 23 किले दिए थे उन सभी किलों को एक एक करके जीत लिया। इन किलों में तानाजी मालसुरे द्वारा जीता गया 1670 ईस्वी में कोंडाना का किला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शिवाजी ने 1670 ईस्वी में इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। अब 1670 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के व्यापारिक केंद्र सूरत पर दूसरी बार आक्रमण किया और उसको पूरी तरह लूट करके वापस अपने रायगढ़ राजधानी लौट आए। इसके बाद शिवाजी ने 1672 ईस्वी में पन्हाला एवं सतारा के दुर्गों को जीत लिया। जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया। उनका राज्याभिषेक काशी यानी वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने किया, लेकिन उनके राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया था। अतः उन्होंने कुछ दिनों के पश्चात पुनः दूसरी बार तांत्रिक विधि से अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान 1676 ईस्वी में कर्नाटक का अभियान था। इस अभियान में उन्होंने जिंजी और वेल्लोर के दुर्गों को जीता। 1680 के प्रारंभ तक आते आते शिवाजी का स्वास्थ्य क्षीण होने लगा था। मार्च 1680 में शिवाजी बहुत बीमार हो गए। उन्हें अत्यधिक ज्वर से ग्रस्त हो गए और बुखार से पीड़ित होने के बाद उनका स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा था और अंततः अप्रैल 1680 ईस्वी में 53 वर्ष की आयु में शिवाजी का देहांत हो गया। शिवाजी महान विजेता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। शासन कार्यों में सहायता देने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। ये मंत्री सचिव के रूप में कार्य करते थे। ये स्वतंत्र रूप से न तो कोई नीति निर्धारित कर सकते थे और न ही कोई निर्णय ले सकते थे। इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की थी। इस अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का था। यह राजा का विश्वसनीय होता था। यह राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसका मुख्य कार्य राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना होता था। दूसरा महत्वपूर्ण सदस्य था सर-ए-नौबत। यह राज्य का सेनापति होता था। इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना तथा सैनिकों में अनुशासन बनाए रखना होता था। तीसरा महत्वपूर्ण सदस्य मजमुआदार या अमात्य था। यह राज्य का अर्थ मंत्री था। इसका मुख्य कार्य राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना होता था। चौथा था वाक्यानवीस। यह गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य राजा की सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा गुप्तचर विभाग के कार्यों की देखरेख करना होता था। पांचवा सदस्य था सुरनवीस या चिटनीस। यह राजकीय पत्राचार विभाग का अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य था सरकारी दस्तावेजों एवं राजकीय पत्रों को तैयार कराना। छठा था दबीर या सुमंत। यह राज्य का विदेश मंत्री होता था। इसका मुख्य कार्य होता था विदेशों से आए हुए राजदूतों का स्वागत करना तथा संधि विग्रह आदि मामलों में राजा को सलाह मशवरा देना। सातवां था सदर या पंडित राव। यह धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार होता था। इसका मुख्य कार्य था राजा की तरफ से ब्राह्मणों को दान देना तथा प्रजा के नैतिक चरित्र को
सुधारना इसका मुख्य कार्य था। 8वां प्रमुख सदस्य था न्यायाधीश। सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के मुकदमों का निर्णय सुनने का अधिकार न्यायाधीश के पास था। इन 8 सदस्यों में से पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर बाकी 6 सदस्यों को सैनिक कार्यवाहियों में भी भाग लेने पड़ता था। शिवाजी अपने मराठा साम्राज्य को स्वराज के नाम से पुकारते थे। उनका स्वराज 3 प्रांतों में विभक्त था, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत। उत्तरी प्रांत इसके अंतर्गत सूरत से लेकर के पूना तक का क्षेत्र सम्मिलित था। दक्षिणी प्रांत के अंतर्गत समुद्र तटीय प्रदेश और दक्षिणी कोंकण वाला क्षेत्र सम्मिलित था तथा दक्षिण पूर्वी प्रांत में कोल्हापुर, बेलगांव और धारवाड़ का क्षेत्र सम्मिलित था। शिवाजी ने अपने दुर्गों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी। दुर्ग में मुख्यतः 3 अधिकारी नियुक्त होते थे, हवलदार, सरे नौबत और सबनीस। हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था को देखता था, सरे नौबत सैनिक व्यवस्था को देखता था तथा सबनीस किले की अर्थव्यवस्था, भंडारण और पत्र व्यवहार का काम करता था। हवलदार और सरे नौबत का पद अधिकांशतः मराठों को दिया जाता था तथा सबनीस का पद अधिकांशतः ब्राह्मणों या कायस्थों को दिया जाता था। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था उच्च कोटि की थी। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था 3 भागों में विभक्त थी, पागा सैनिक, सिलहदार और पैदल। पागा सैनिक शिवाजी की सेना का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग था। पागा सैनिक वह सैनिक थे, नियमित राजकीय घुड़सवार सेना के सैनिकों को पागा सैनिक कहा जाता था। इन सैनिकों को अस्त्र शस्त्र एवं घोड़े राज्य की ओर से दिए जाते थे। सिलहदार ये अस्थायी घुड़सवारों की सेना थी। इन्हें अपने घोड़े, अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी। युद्ध के समय इन्हें अस्थायी रूप से बुलाया जाता था तथा इन्हें लड़ाई भत्ता का युद्ध का भत्ता प्रदान किया जाता था। शिवाजी की सेना का तीसरा अंग था पैदल सेना। इस पैदल सेना में मुख्यतः मावल प्रदेश के बहादुर नवयुवक सम्मिलित थे। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। पैदल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी 9 सैनिकों की टुकड़ी होती थी, जिसका मुख्य अधिकारी नायक होता था और पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सरे नौबत अर्थात सेनापति होता था। इसके अतिरिक्त शिवाजी की सेना में गुप्तचर और समुद्री बेड़े की भी व्यवस्था थी, तोपखाने की भी व्यवस्था थी। शिवाजी की सेना में हिंदुओं के अतिरिक्त मुस्लिम सैनिक भी थे। शिवाजी अपने सैनिकों को नगद वेतन प्रदान किया करते थे। शिवाजी के राजस्व का प्रमुख स्रोत भूमिकर, चौथ और सरदेशमुखी था। इसके अतिरिक्त व्यापार कर, उद्योग कर, युद्ध से प्राप्त धन, भेंट आदि भी राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो के निर्देशन में भूमि का व्यापक सर्वेक्षण कराया तथा भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया तथा उपज का प्रारंभ में 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, लेकिन कालांतर में यह 2/5 भाग हो गया था। शिवाजी ने कर वसूली का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। शिवाजी के राजस्व का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत था चौथ। यह पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। पड़ोसी राज्य शिवाजी के आक्रमणों से बचने के एवज में शिवाजी को यह कर प्रदान करते थे। तीसरा प्रमुख राजस्व का स्रोत सरदेशमुखी था। यह भी पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। जब पड़ोसी राज्यों की आय का 1/10वां भाग होता था। शिवाजी इस कर को वसूलने का अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वे स्वयं को महाराष्ट्र का पुश्तैनी सरदेशमुख मानते थे। इस प्रकार शिवाजी के प्रारंभिक जीवन, सामरिक उपलब्धियों एवं शासन व्यवस्था के विस्तृत विवेचन के बाद मैं यह आशा करती हूँ कि आप इन सब तथ्यों को भली भांति जान गए होंगे। इसी आशा के साथ मैं इस अध्याय को समाप्त करती हूँ।
धन्यवाद।